दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों टीजीटी पीजीटी भूगोल रिमाइंडर श्रृंखला के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है विश्व के भूगोल यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का वन लाइनर रिवीजन नोट्स। इसमें हम जल मंडल खंड के अंतर्गत महासागरीय धाराओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे, जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ के साथ विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के भूगोल खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो विश्व के भूगोल के अंतर्गत महासागरीय धाराओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन। पहला प्रश्न है दोस्तों, निश्चित सीमा और निश्चित दिशा में तीव्र गति से बहने वाली जल राशि को क्या कहते हैं? तो उत्तर है धारा या करंट। दोस्तों, जब सागरीय जल एक निश्चित सीमा और निश्चित दिशा में तीव्र गति से बहता है तो इसे धारा या करंट कहते हैं। जब पवन वेग से प्रेरित होकर सागर की सतह का जल आगे की ओर अग्रसर होता है तो उसे जो है अपवाह या ड्रिफ्ट कहते हैं। इसकी गति तथा सीमा निश्चित नहीं होती। जब सागर का अत्यधिक जल भूतल की नदियों के समान एक निश्चित दिशा में गतिशील होता है तो उसे विशाल धारा या स्ट्रीम कहते हैं और इसकी गति प्रवाह तथा जो है धारा से अधिक होती है। तो याद रखिएगा, निश्चित सीमा और निश्चित दिशा में तीव्र गति से बहने वाली जल राशि को धारा कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, साधारणतया किस दिशा में गर्म जल धाराएं बहती हैं? तो उत्तर है भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर। और आप जानते हैं दोस्तों, गर्म जल धाराएं सामान्यतः भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती हैं। भूमध्य रेखा पर अत्यधिक सूर्यातप की प्राप्ति होती है, जिसके कारण सागरीय जल का तापमान बढ़ जाता है और इसका परिणाम ये होता है कि सागरीय जल का घनत्व अत्यधिक कम हो जाता है और भूमध्य रेखीय जलधारा के रूप में गतिशील हो जाता है। इस तरह भूमध्य रेखा पर जल की आपूर्ति के लिए ध्रुवों की ओर से जो ठंडा जल है वो आने लगता है। तो आप जान लीजिए कि जब भूमध्य रेखा का जल जो है गर्म होकर ध्रुवों की ओर प्रवाहित होता है तो ध्रुवों की ओर से भूमध्य रेखा की ओर जल प्रवाह प्रारंभ हो जाता है। चूँकि ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर आने वाली जो जल धारा होती है वो ठंडी होती है, तो ये ठंडी जलधारा और भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने वाली जलधारा गर्म होती है, तो ये गर्म जलधारा कहलाती है। तो देखिए, गर्म जलधाराएं विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर चलती हैं और ठंडी जलधाराएं ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर चलती हैं। अगला प्रश्न है, उत्तरी भूमध्य रेखीय धारा ऋतु के अनुसार अपनी दिशा बदलती है कहाँ पर? तो उत्तर है हिंद महासागर में। दोस्तों, हिंद महासागर में उत्तरी भूमध्य रेखीय धारा ऋतु के अनुसार अपनी दिशा बदलती है। उत्तरी हिंद महासागर में उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाओं के कारण धाराओं की दिशाओं में साल में 2 बार परिवर्तन होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, पेरू धारा, कैलिफोर्निया धारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा और क्यूराइल धारा में गर्म धारा कौन सी है? तो उत्तर है पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा। दोस्तों, दक्षिण विषुवत रेखीय धारा जब ऑस्ट्रेलिया के तट के पास पहुंचकर विभाजित हो जाती है तो उसकी दक्षिणी शाखा ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के सहारे दक्षिण दिशा में बहने लगती है। यह एक अस्थायी और गर्म धारा है जिससे पूर्वी ऑस्ट्रेलिया तट का काफ़ी दक्षिण तक तापमान ऊंचा बना रहता है। पेरू धारा, कैलिफोर्निया धारा और क्यूराइल, याद रखिएगा, पेरू, कैलिफोर्निया और क्यूराइल धाराएं ये प्रशांत महासागर की ठंडी जल धाराएं हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, ब्राज़ील की धारा, लेब्राडोर की धारा, फॉकलैंड की धारा और दक्षिण विषुवत रेखीय धारा में कौन सी एक धारा अन्य धाराओं से भिन्न है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ब्राज़ील की धारा। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्राज़ील की धारा जो है वो कैसी धारा है? तो आप जानते हैं लेब्राडोर की धारा, फॉकलैंड की धारा और दक्षिण विषुवत रेखीय धारा जो है इन सब से अलग है ब्राज़ील की धारा। क्यों? क्योंकि ब्राज़ील की धारा दक्षिण अटलांटिक महासागर में प्रवाहित होने वाली एक गर्म समुद्री धारा है, जबकि कनारी की धारा, लेब्राडोर की धारा और उत्तरी अटलांटिक महासागर और फॉकलैंड ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर की ठंडी समुद्री जलधाराएं हैं।
अगला प्रश्न है ब्राज़ील धारा, कनारी धारा, पेरुवियन धारा और बेंगुला धारा में से गर्म धारा कौन सी है? तो ये प्रश्न बार-बार पूछा जाता है दोस्तों। ब्राज़ील धारा गर्म जल धारा है। आप जान लीजिए, ब्राज़ील धारा गर्म जल धारा है और दक्षिण विषुवत-रेखीय धारा दक्षिणी अमेरिका के सेंट रॉक अंतरीप से टकराकर 2 शाखाओं में बँट जाती है। इसकी एक शाखा तट के सहारे ऊपर की ओर चली जाती है जिसे उत्तरी ब्राज़ील धारा कहते हैं और दूसरी धारा ब्राज़ील के तट के सहारे दक्षिण की ओर चली जाती है जिसे दक्षिणी ब्राज़ील धारा कहते हैं और ये गर्म जल धारा है। अगला प्रश्न है अगुल्हास, ब्राज़ील, कनारी और गल्फ स्ट्रीम में से ठंडी जलधारा कौन सी है? तो आप जान लीजिए दोस्तों, कनारी जलधारा जो है वो ठंडी जलधारा है। बेंगुला धारा, अगुल्हास धारा, ब्राज़ील धारा तथा दक्षिण अटलांटिक महासागर की ठंडी धारा है कौन सी? तो सही उत्तर है बेंगुला। दोस्तों बेंगुला धारा जो है वो दक्षिण अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। अगले प्रश्न पर आते हैं ब्राज़ील धारा, कनारी धारा, लेब्राडोर धारा और बेंगुला धारा में से एक गर्म समुद्री धारा कौन सी है? तो आपको याद ही हो गया होगा, ब्राज़ील धारा दोस्तों गर्म समुद्री धारा है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि गल्फ स्ट्रीम धारा प्रवाहित होती है कहाँ पर? तो गल्फ स्ट्रीम धारा उत्तरी अटलांटिक महासागर में। देखिए, अंध महासागर या अटलांटिक महासागर के पश्चिमी तट पर प्रवाहित होती है। तो याद रखिएगा, गल्फ स्ट्रीम जो है अंध महासागर या उत्तरी अटलांटिक महासागर के पश्चिमी तट पर प्रवाहित होने वाली धारा है और फ्लोरिडा की धारा जब एंटलीज धारा का जल समाविष्ट कर हेटरास अंतरीप से आगे बढ़ती है तो वो गल्फ स्ट्रीम के नाम से जानी जाती है। दोस्तों गल्फ स्ट्रीम आप जानते हैं कि ये गर्म जल धारा है जो संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट के सहारे प्रवाहित होती है और गल्फ स्ट्रीम की खोज पोंस डी लियोन ने 1513 में किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों गल्फ स्ट्रीम क्या है? तो ये एक गर्म महासागरीय धारा है। गल्फ स्ट्रीम किस महासागर से संबंधित है? तो याद रखिएगा, गल्फ स्ट्रीम दोस्तों उत्तरी अटलांटिक महासागर से संबंधित है। अगला प्रश्न है लेब्राडोर, कनारी, फॉकलैंड तथा गल्फ स्ट्रीम में कौन सी ठंडी धारा नहीं है? तो उत्तर है गल्फ स्ट्रीम, क्योंकि गल्फ स्ट्रीम गर्म जल धारा है जबकि लेब्राडोर, कनारी, फॉकलैंड ये सभी ठंडी जल धाराएं हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों ब्राज़ील, मैक्सिको, पेरू तथा नॉर्वे में किस राष्ट्र के तट पर ग्रीष्मकाल में अल नीनो धारा प्रकट होती है? तो उत्तर है पेरू। दोस्तों पेरू के तट पर ग्रीष्मकाल में अल नीनो धारा प्रकट होती है। अल नीनो धारा को विपरीत धारा के रूप में भी जानते हैं और उत्तरी गोलार्ध में शरद काल में विषुवत रेखीय विपरीत धारा दक्षिण की ओर खिसक जाती है और एल नीनो का जन्म होता है। इस धारा के कारण पेरू तट का तापमान सामान्य से अधिक हो जाता है। अल नीनो एक गर्म जल धारा है जिसके आगमन पर सागरी जल का तापमान सामान्य से अधिक बढ़ जाता है। तो याद रखिएगा, पेरू तट पर ग्रीष्मकाल में एल नीनो धारा प्रकट होती है। अगला प्रश्न है एल नीनो क्या है? तो पेरू के पश्चिमी तट पर प्रवाहित होने वाली उष्ण जल धारा ये एल नीनो धारा है। अगला है दोस्तों भारत में सूखा, इंडोनेशिया में सूखा, पेरू के तट पर भारी वर्षा तथा इंडोनेशिया में बाढ़ में से कौन सा एल नीनो का प्रभाव नहीं है? तो याद रखिएगा, इंडोनेशिया में बाढ़ दोस्तों ये एल नीनो का प्रभाव नहीं है। क्यों? तो आप जान लीजिए, एल नीनो मौसम की एक महत्वपूर्ण परिघटना है जिसका आविर्भाव दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट मुख्य रूप से पेरू तट के समीप पूर्वी प्रशांत महासागर में होता है। इसका प्रभाव क्या होता है? तो इसका प्रभाव ये होता है कि दक्षिणी पूर्वी एशिया मुख्य रूप से इंडोनेशिया और भारत के मानसून में अत्यधिक कमजोरी आ जाती है जिसके कारण प्रचंड सूखे की स्थिति होती है, लेकिन पेरू तट पर अत्यधिक वर्षा होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों उत्तरी अटलांटिक धारा, पेरू जलधारा, बेंगुला जलधारा तथा फॉकलैंड जलधारा में कौन सी ठंडी जलधारा नहीं है? तो उत्तरी अटलांटिक जलधारा दोस्तों ठंडी जलधारा नहीं बल्कि गर्म जलधारा का उदाहरण है। अगला प्रश्न है लेब्राडोर धारा, कनारी धारा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा और उत्तरी अटलांटिक धारा में से गर्म महासागर धारा कौन सी है? तो उत्तरी अटलांटिक धारा गर्म महासागरी धारा है। अगला है अगुल्हास, एंटिल्स, हम्बोल्ट और कुरोसियो धारा में से ठंडी जलधारा कौन सी है?
तो आप देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम्बोल्ट धारा जो है वो ठंडी जलधारा है। हम्बोल्ट जो है, याद रखिएगा, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट के सहारे प्रवाहित होने वाली ठंडी जलधारा है और पेरुवियन जलधारा को हम्बोल्ट जलधारा भी कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, हम्बोल्ट धारा प्रवाहित होती है कहाँ पर? तो याद कर लीजिए, दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के सहारे। अगला है सुसीमा जापान, आयोशियो हिंदेशिया, अगुलहास मोजाम्बिक तथा बेंगुला नामीबिया में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो आयोशियो हिंदेशिया ये आपका सही सुमेलित नहीं है। दोस्तों, आयोशियो समुद्री धारा बेरिंग जल संयोजक से होती हुई दक्षिण की ओर साइबेरिया तट के साथ प्रवाहित होती है और अन्य सभी धाराएं आपकी सही सुमेलित हैं। अगला है सही सुमेलन करना है समुद्री धारा का और महासागर के नाम से इसमें सही सुमेलित करना है। इसमें आप देख सकते हैं दोस्तों, आयोशियो धारा ये उत्तरी प्रशांत महासागर में, बेंगुला धारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर में, हम्बोल्ट धारा दक्षिणी प्रशांत महासागर में और कनारी धारा उत्तरी अटलांटिक महासागर में प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न भी सुमेलन से संबंधित है, समुद्री धारा और महासागर का। तो अगुलहास धारा हिंद महासागर में, एल नीनो धारा दक्षिणी प्रशांत महासागर में, क्यूरेशियो धारा उत्तरी प्रशांत महासागर में और बेंगुला धारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर में बहती है। आप जान लीजिए, एल नीनो धारा को विपरीत धारा के रूप में भी कहा जाता है और एल नीनो एक गर्म जल धारा होती है दोस्तों। अगला प्रश्न है सही सुमेलन करना है महासागरीय धाराएं और महासागर का नाम। तो अगुलहास धारा दक्षिणी हिंद महासागर में, हम्बोल्ट धारा दक्षिणी प्रशांत महासागर में, क्यूरेशियो धारा उत्तरी प्रशांत महासागर में और बेंगुला धारा दक्षिणी अंध महासागर में चलती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गल्फ स्ट्रीम, कनारी, बेंगुला और क्यूरेशियो में से कौन सी धारा अटलांटिक महासागर की धारा नहीं है? तो उत्तर है क्यूरेशियो। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्यूरेशियो धारा जो है वो उत्तरी अटलांटिक महासागर की धारा नहीं है। क्यूरेशियो उत्तरी प्रशांत महासागर की धारा है, जबकि गल्फ स्ट्रीम, कनारी और बेंगुला ये सभी अटलांटिक महासागर की धाराएं हैं। इसके अलावा फ्लोरिडा और लेब्राडोर भी अटलांटिक महासागर की धाराएं हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि क्यूरेशियो धारा कहाँ देखी जाती है? तो उत्तर है प्रशांत महासागर में क्यूरेशियो जलधारा प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगुलहास धारा, मोजाम्बिक धारा, दक्षिणी हिंद महासागरीय धारा तथा बेंगुला समुद्री धाराओं में से कौन हिंद महासागर की धारा नहीं है? तो उत्तर है बेंगुला धारा। दोस्तों, बेंगुला धारा अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है और मोजाम्बिक तथा अगुलहास हिंद महासागर की गर्म धाराएं हैं। दक्षिणी भूमध्य रेखी धारा या दक्षिणी हिंद महासागरीय धारा भूमध्य रेखा के समीप दक्षिण में पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बेंगुला, पेरू, कनारी तथा अगुलहास में से कौन सी एक ठंडी महासागरीय धारा नहीं है? तो उत्तर है अगुलहास। दोस्तों, आप जान लीजिए कि अगुलहास जो है वो गर्म जल धारा है। देखिए, मोजाम्बिक धारा और अगुलहास हिंद महासागर की गर्म जल धाराएं हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कनारी धारा कहाँ प्रवाहित होती है? तो ये अफ्रीका के पश्चिमी तट के निकट प्रवाहित होती है। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह स्पेन के निकट दो शाखाओं में बढ़ता है। एक शाखा उत्तर की ओर चली जाती है और दूसरी दक्षिण की ओर मुड़कर स्पेन, पुर्तगाल और अफ्रीका के उत्तरी पश्चिमी तट के सहारे बहती है। यहाँ पर ये कनारी द्वीप के पास जाकर निकलती है, इसलिए इसका नाम कनारी धारा पड़ा है। कनारी धारा प्रवाहित होती है तो ये अफ्रीका के तट के निकट प्रवाहित होती है। यहाँ पर देखिए, सही सुमेलन करना है। हम्बोल्ट धारा दक्षिणी प्रशांत महासागर, फॉकलैंड धारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर, लेब्राडोर धारा उत्तरी अटलांटिक महासागर और मोजाम्बिक धारा आप जानते हैं कि हिंद महासागर में प्रवाहित होने वाली गर्म जल धारा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कैलिफोर्निया धारा, क्यूरेशियो धारा, क्यूराइल धारा और अलास्का धारा में कौन सी धारा उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो उत्तर है क्यूरेशियो धारा। दोस्तों, आप जान लीजिए कि क्यूरेशियो धारा उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है।
क्यूराइल धारा ठंडी धारा है जो बेरिंग जल डमरू मध्य से होकर उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। और उत्तरी विषुवत रेखी धारा फिलीपींस के पास दाहिनी ओर मुड़कर उत्तर दिशा की ओर बहकर क्यूरेशियो धारा को जन्म देती है। अगला प्रश्न है, जापानी लोग किस धारा को काली धारा के नाम से पुकारते हैं? तो क्यूरेशियो धारा को जापानी लोग काली धारा के रूप में पुकारते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, महासागरों के सतह के गर्म जल और गहराई के ठंडे जल के सभी महासागरों से होकर परिपथी या सर्कुटस संचरण को क्या कहते हैं? तो इसको कन्वेयर बेल्ट संचरण कहते हैं। दोस्तों देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। कन्वेयर बेल्ट संचरण ये महासागरों की सतह पर के गर्म जल और गहराई के ठंडे जल के सभी महासागरों से होकर परिपथी या सर्कुटस संचरण को दर्शाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कथन और कारण से संबंधित है। कथन है कि उष्णकटिबंध में महासागरों के पूर्वी तट पर पश्चिम की अपेक्षा अधिक गर्म रहते हैं, जबकि समशीतोष्ण कटिबंध में महासागरों के पश्चिमी तट पूर्वी तटों की अपेक्षा अधिक गर्म रहते हैं। कारण है कि इन तटों का तापमान अक्षांशों की अपेक्षा महासागरीय धाराओं तथा प्रचलित पवनों से अधिक प्रभावित होता है। तो यहाँ पर ए गलत लेकिन आर सही है। तो जिस भी विकल्प में ये आपका होगा ए सही आर गलत, वो आप उसका ए गलत आर सही, वो सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी महासागरीय धाराएं मौसम के अनुसार अपनी दिशा बदलती हैं? तो हिंद महासागर की उत्तरी विषुवतीय धाराएं। दोस्तों आप जान लीजिए कि हिंद महासागर की उत्तर विषुवतीय धारा मौसम के अनुसार अपनी दिशा बदलती है। उत्तरी हिंद महासागर में उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं होती हैं। इनके कारण धाराओं की दिशा में वर्ष में 2 बार परिवर्तन होता है। हिंद महासागर में उत्तर विषुवतीय धारा का स्थान मानसूनी धारा ले लेती है और शरद काल में उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व मानसून हवाएं स्थल से जल की ओर चलती हैं। वहीं ग्रीष्म काल में उत्तरी गोलार्ध में मानसूनी पवनों की दिशाएं दक्षिण पश्चिम हो जाती हैं, जिससे दक्षिण पश्चिमी मानसून धारा प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न है, मैक्सिको तट से फिलीपींस तट तक एक नाव को जाने में कौन सी धारा सहायक हो सकती है? तो उत्तरी भूमध्य धारा। दोस्तों आप जान लीजिए कि मैक्सिको तट से फिलीपींस तक एक नाव को जाने में उत्तरी भूमध्य रेखी धारा सहायक हो सकती है। और उत्तरी भूमध्य रेखी या विषुवत रेखी धारा को मैक्सिको तट से प्रारंभ होकर पश्चिमी दिशा में प्रवाहित होती हुई फिलीपींस तट तक पहुंचती है और प्रशांत महासागर के पूर्व में कैलिफोर्निया धारा और दक्षिण पूर्व मानसून हवाओं के योग से इस धारा का उत्पन्न या उत्पत्ति होती है। अगला प्रश्न है, शीत दीवार किससे संबंधित है? तो उत्तर है दोस्तों, शीत दीवार या कोल्ड वॉल ये तट के पास अपेक्षाकृत ठंडे जल की राशि गल्फ स्ट्रीम से संबंधित है। गल्फ स्ट्रीम धारा दाहिनी ओर सारगैसो सागर और बाईं ओर शीत दीवार से अलग अलग रहती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अल नीनो परिघटना के संबंध में। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा एक कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, एल नीनो के संदर्भ में जो 4 कथन दिए गए हैं, पहले उनके बारे में जानते हैं। पहला है कि ला नीना के सक्रिय होने पर दक्षिणी दोलन तथा वाकर संचरण भी सक्रिय हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ला नीना के सक्रिय होने पर दक्षिणी दोलन तथा वाकर संचरण भी सक्रिय हो जाते हैं, बिल्कुल सही है। ला नीना के सक्रिय होने पर एल नीनो भी सक्रिय हो जाती है, गलत है। एल नीनो के सक्रिय होने पर भूमध्य रेखीय पूर्वी प्रशांत महासागर के जल का तापमान बढ़ जाता है, बिल्कुल सही है। और ला नीना के सक्रिय होने पर दक्षिण और दक्षिणी पूर्वी एशिया का दक्षिण मानसून प्रबल हो जाता है, ये भी सही है। तो आप जान लीजिए, ला नीना के सक्रिय होने पर एल नीनो भी सक्रिय हो जाती है, ये आपका गलत कथन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं। हाल में ऑस्ट्रेलिया में आई बाढ़ का संदेहास्पद कारण ला नीना को माना गया। ला नीना किस प्रकार एल नीनो से अलग है? पहला है कि ला नीना का वर्णन विषुवतीय प्रशांत महासागर में असामान्य गर्म सागर तापमान से लिया गया है। तो ये सही नहीं है, क्योंकि एल नीनो गर्म सागरी धारा है। एल नीनो का भारत के दक्षिण पश्चिमी मानसून पर प्रतिकूल प्रभाव है, परंतु ला नीना का मानसून जलवायु पर प्रभाव नहीं पड़ता, ये भी गलत है। तो दोनों ही कथन आपके सही है, न तो एक सही है और ना ही 2 सही है। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन सत्य नहीं है?
तो पहला है टर्बिडी धाराएं जल के अंदर तीव्र गति से गिरते अपघर्षित निक्षेप हैं। टर्बिडी धाराएं अंतः समुद्री गहरे खड्डों का निर्माण करती हैं, बिल्कुल सही है। टर्बिडाइट धाराओं की उत्पत्ति ब्रह्मांडी है, ये आपका सही नहीं है। और टर्बिडाइट सागर तट पर समीपी उत्पत्ति की खुरदुरी पड़ते हैं, तो बिल्कुल सही है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए टर्बिडाइट की उत्पत्ति ब्रह्मांडी है, ये आपका सही कथन नहीं है। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही कथन हैं आपको बताना है। देखिए दक्षिणी दोलन का वाकर परिचालन से घनिष्ठ संबंध है, बिल्कुल सही है। गिलबर्ट वाकर भारतीय मौसम विज्ञान सेवा के अध्यक्ष थे, सही है। दक्षिणी दोलन का सकारात्मक सूचकांक निर्बल व्यापारिक पवनों का सूचक है, सही नहीं है। और दक्षिणी दोलन का नकारात्मक सूचकांक हिंद महासागर में उच्च दाब और पूर्वी प्रशांत महासागर का निम्न दाब इंगित करता है, बिल्कुल सही है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो चारों कथन दिए गए हैं उनमें से कथन 3 आपका गलत है, 1, 2 और 4 आपके सही हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो टीजीटी पीजीटी भूगोल रिमाइंडर श्रृंखला के अंतर्गत विश्व के भूगोल के अंतर्गत प्रमुख महासागरीय धाराओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को रिवाइज कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।